थोड़ा और मेरी तरफ सरका लो, में कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्चना प्रेस रिलीज दीजिए। मैंने दे दी। आओ ना, नहीं तुम रखो। जी जी नमस्कार, कैसे हैं? देख जी करो शुरू, लेट ना कर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस कार्यालय में भैया जैसा आपको विदित है शुरू होगी अब कि मोदी सरकार के 3 बिल जो किसान विरोधी हैं उनको लेकर के आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बिल क्यों किसान विरोधी है, किसान को क्या नुकसान होने वाला है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव जो कर्नाटक के इंचार्ज हैं, मीडिया के चेयरपर्सन भी हैं आदरणीय सुरजेवाला जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए पधारे हैं टी सिंहदेव साहब, हमारी जो जन घोषणा समिति है उनके सदस्य आदरणीय अमर सिंह जी साहब, साहू साहब अभी पधारने वाले हैं, 5-4 मिनट में पधारेंगे। हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय हरीश चौधरी जी, इन सबका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से ये तीनों के तीनों बिल किसान को नुकसान पहुंचाने वाले, कमजोर करने वाले और पूरे देश में किसान उत्तेजित है। पहले भी जब एनडीए 1 थी तो किसान अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण कानून में किस प्रकार से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और कांग्रेस ने मिलकर के किसानों के साथ लड़ाई लड़के उनको बचाया था, अब भी कमर कस रखी है। ज्यादा विस्तार से मैं नहीं बता करके मैं अंत में मोदी सरकार और हमारी राजस्थान के सरकार में किसानों को लेकर के क्या फर्क है वो जरूर बताऊंगा 2 मिनट के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें, प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय अशोक गहलोत साहब। जैसा सबको मालूम है कि आज सुरजेवाला साहब, सिंहदेव साहब, अमर सिंह जी अभी तंदुरुस्त सऊदी आने वाले हैं और हमारे पवन खेड़ा साहब सब लोग दिल्ली से आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मायने कितना महत्व है। जो हालात बना दिए गए हैं एनडीए गवर्नमेंट द्वारा, उसके कारण पूरा देश का किसान आज सड़कों पर है। भी शर्मा इसे जिस रूप में फैसले हो रहे हैं देश के अंदर, वो सब आपकी जानकारी के अंदर मीडिया में है। पूरा मीडिया दबाव के अंदर है, देश के अंदर डेमोक्रेसी खतरे के अंदर है। और जब से गवर्नमेंट आई है एनडीए गवर्नमेंट, तब से चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे लॉकडाउन का फैसला हो और चाहे किसानों का भी 3 बिल लाने की बात हो, एक तरफा बिना किसी को बात किए हुए किए जा रहे हैं। ये तो पूरे देश के किसान खुद स्टेक होल्डर थे, किसानों की भागीदारी थी,
बगैर उनके संगठनों से बात किए हुए, बगैर व्यापारियों से बात किए हुए, जो 40 साल पुराना कानून था राज्यों के अंदर और 40-50 साल लगे कृषि मंडियों को जमने के अंदर, उनको अब एक झटके के अंदर उखाड़ फेंकने का निर्णय कर लो। बड़े बड़े व्यापारियों पूंजीपतियों को छूट दे दो, आप जो मर्जी कर सकते हो। आने वाले वक्त के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हालात होने वाले हैं, किसानों की क्या स्थिति बनने वाली है, कोई कल्पना के बाहर की बात है। किसान समझदार है, वो समझता है उसके हित किस रूप में सुरक्षित रह सकते हैं। एक ही बात बहुत बड़ी बात है, एमएसपी। अब जो डिफेंस में आ गई गवर्नमेंट, तो बार बार वो एमएसपी की बात कर रही है। अगर पूछो जो कानून बनाया गया उसमें एमएसपी का क्यों नहीं प्रावधान किया गया, उससे आप समझ सकते हैं कि हालात बड़े गंभीर हैं। और जिस रूप में पास किए गए तीनों बिल, वो बड़ी शर्मनाक तरीके से किए गए। बात नहीं सुनी गई, डिवीजन नहीं करवाया गया, हाउस के अंदर कभी होता नहीं है ना। रिजोल्यूशन कोई प्रस्ताव रखे, हाउस के अंदर अमेंडमेंट रखे, कोई चर्चा नहीं। इस रूप में आज ये बिल पास हुए हैं। बिल की क्या सैंक्टिटी आप समझ सकते हो। इसलिए हमारे तमाम विरोधी पार्टी के नेताओं ने जाकर राष्ट्रपति महोदय से बात करी कि आपको चाहिए आप इसमें दस्तखत नहीं करें। और पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, आप सबको मालूम है। तो इनकी फितरत के अंदर यही है, क्योंकि फासिस्टी सोच के लोग हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, इसलिए तमाम काम वो कर रहे हैं जिससे कि ध्यान डाइवर्ट हो। आज बॉर्डर पे चाइना की स्थिति, इकोनॉमिक स्लो डाउन है देश के अंदर, लॉकडाउन में बर्बाद हो गया अर्थव्यवस्था। जीएसटी का पैसा, सरकार का वादा जो है राज्यों को पैसा देने का, लिखित में जो समझौते हुए हैं कि जीएसटी जो कम पड़ेगा हम राज्यों को उसकी भरपाई करेंगे। अगर जो सरकार के अंदर सरकार राज्य सरकारों की वादा खिलाफी कर सकती है, राज्य सरकारों के साथ में, वो सरकार कैसे कह रही है कि हम किसानों के जो आपस में कोई मनमुटाव होगा, विवाद होगा, तो उसके ऊपर एसडीओ और कलेक्टर अपील होगी वहाँ पर। आप कल्पना करिए कि किसान और व्यापारी का कोई विवाद हो गया, अभी तो निपट जाता है कृषि मंडी की समिति में, अपील जाती डायरेक्ट के बाद जाती नहीं है। कल ही मैंने पता किया, अपील आती नहीं है, नंबर आती नहीं है। अब अगर कोई विवाद होगा तो पहले जाओ एसडीओ के पास में, फिर जाओ आप कलेक्टर का अपील करो। क्या कलेक्टर एसडीओ के बारे में टाइम है? पहले इसी दबाव के अंदर है। सारे प्रोविजन किए गए वो किसान विरोधी हैं, मंडियाँ समाप्त हो जाएगी और बहुत बड़ी बर्बादी के लक्षण दिख रहे हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, क्योंकि हमारे साथी आए हुए हैं, इसी मकसद से आए हुए हैं कि आपसे वो वार्तालाप कर सकें। मैं इन सब का अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात आगे बढ़ाएं। नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता में माननीय अशोक गहलोत जी का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष माननीय गोविंद दोतासरा जी, मेरे साथ आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भाई पवन खेड़ा जी, मेरे साथी और भाई मंत्री हरीश जी, प्रताप काशियावास जी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई संदीप जी और सब पत्रकार छायाकार साथियों का सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज पूरे देश में किसान और खेत मजदूर ने भारत बंद का ऐलान किया है। श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस भारत बंद में
इस देश के अन्नदाता और भाग्य विधाता के साथ अडिग खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने हरित क्रांति को हराने की घिनौनी साजिश की है। खेत खलिहान को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का षड्यंत्र किया है। मोदी जी कसम तो किसानों की खाते हैं और मुनाफा चंद पूंजीपति मित्रों को दिलवाते हैं। मोदी सरकार ने 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर, मंडी के ट्रांसपोर्टर, मुनीम और छोटे छोटे कर्मचारी की आजीविका पर एक क्रूर और कुत्सित हमला बोला है। किसान और खेत मजदूर के भविष्य को रौंदकर मोदी जी ने उनके भाग्य में बर्बादी और बदहाली की गाथा इन 3 काले कानूनों से लिख डाली है। ये किसान और खेत खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र है। आज देश में 62 करोड़ किसान और खेत मजदूर और 250 से अधिक किसान संगठन इन काले कानूनों के खिलाफ भारत बंद के माध्यम से धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जता रहे हैं और दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पूरे देश को बरगला रहे हैं। अन्नदाता किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज का गला घोटा जाता है और सड़कों पर किसान और मजदूर को बेरहमी से पीटा जाता है। जैसा गहलोत साहब ने कहा था, संसद में संविधान का गला घोटा जा रहा है और खेत खलिहान में मजदूरों की आजीविका का, किसान की आजीविका का। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेत खलिहान पर मोदी जी ने हमला बोल रखा है। किसान विरोधी ये तजर्बा भारतीय जनता पार्टी ने 2006 में मंडियों को खत्म कर बिहार से शुरू किया था, जहां किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया और अब घुन की तरह इन 3 काले कानूनों के माध्यम से यहां ले आए। मैं केवल 3 बिंदु कहूंगा और उसके बाद मेरे सहयोगी टीएस सिंह देव जी 3 बिंदु आपको इन कानूनों के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। इससे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, इस देश में 1965-66 में जब हरित क्रांति की शुरुआत इंदिरा जी ने की, तो इस देश में हरित क्रांति के 3 आधार हैं। पहला आधार है सरकारी फसल खरीद प्रणाली, यानी 23 फसलों को सरकार खरीदने के लिए बाध्य है केंद्र सरकार। दूसरा आधार है एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो 23 फसलों का डिक्लेयर किया जाता है। और अब छत्तीसगढ़ में तो टीएस सिंह देव साहब और साहू साहब दोनों यहां मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि पहली बार आदिवासी की फसल का भी एमएसपी हमारी सरकार ने वहां घोषित किया। और तीसरा है गरीब का राशन की दुकान। जो फसल किसान से खरीदेंगे, धान और गेहूं और दालें, उन्हें राशन की दुकान से सस्ते रेट पर गरीब को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने खेत और खलिहान पर हमला नहीं बोला अकेले, उन्होंने अकेले खेत मजदूर पर और मंडी पर हमला नहीं बोला। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों को मिलने वाले राशन की दुकान पर सस्ते अनाज पर हमला बोला। ये उस सब को खत्म करना चाहते। और 3 बातें जिनकी तरफ इस काले कानून का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। पहली, अगर अनाज मंडी, सब्जी मंडी यानी एपीएमसी व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, तो कृषि उपज खरीद प्रणाली भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। फिर
किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा और कहां खरीदेगा? ये 3 सवाल है। कौन खरीदेगा एमएसपी पर, कैसे खरीदेगा और कहां खरीदेगा? कृषि सेंसस 2015-16 के मुताबिक देश में 86.15 करोड़ किसान हैं। क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई और एफसीआई के एक पूर्व प्रमुख और हमारे सांसद माननीय अमर सिंह जी भी यहां हैं, वो भी आपसे जुड़ेंगे, क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15.5 करोड़ किसानों के खेत में जाकर एमएसपी देने वाली है? 42,000 मंडियों में तो खरीदते नहीं। 15.5 करोड़ किसान के खेत में कैसे खरीदेंगे? तो किसान को एमएसपी मिलेगा कैसे, कौन देगा, कहां देगा? सीधा सवाल है। मोदी जी इसका जवाब नहीं देते। दूसरा, इन तीनों काले कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी शब्द की चर्चा नहीं, जैसा गहलोत साहब ने कहा। एमएसपी शब्द इन तीनों काले कानूनों से मोदी जी ने उड़ा दिया। अगर मोदी सरकार के मन में बेईमानी नहीं तो वो इन कानूनों में एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते? किसान अपना आंदोलन वापस ले लेगा। कानून में ऐसा क्यों नहीं लिखते कि एमएसपी देना अनिवार्य है और अगर एमएसपी नहीं देंगे तो सरकार देगी और एमएसपी से कम फसल खरीदने वाली बड़ी बड़ी 4 या 5 कंपनियां जो आएंगी उनको सजा मिलेगी। मोदी जी, हम चुनौती देते हैं आज इस मंच से। मुख्यमंत्री जरूर हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जरूर हैं, पर किसान पहले हैं। किसानों के हम प्रतिनिधि, किसान हम खुद जो हैं, आज आपको चुनौती देते हैं राहुल गांधी जी और कांग्रेस की ओर से। इन 3 कानूनों में आप एमएसपी शब्द क्यों नहीं लिखते, गारंटी क्यों नहीं लिखते? कारण साफ है, खेत और खलिहान को मुट्ठी भर पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर सिक्कों के खनक से बेचने का षड्यंत्र कर रही है मोदी सरकार। और दोस्तों, आज एक सनसनीखेज खुलासा भी है, और वो खुलासा क्या है वो आज राजस्थान से ही हम करेंगे। कल नरेंद्र तोमर जी ने और उससे पहले मोदी जी ने कहा इन कानूनों में एमएसपी लिखना अनिवार्य नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं। आप सबने सुना, हमने पढ़ा। ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपको जारी कर रहा हूं। ये वो रिपोर्ट है जो मुख्यमंत्री मोदी ने भारत सरकार को दी थी। ये वो रिपोर्ट है आज हम लेकर आए। इस रिपोर्ट की केवल मैं 2 लाइनें आपको पढ़कर बताऊंगा और आपके पाठक और दर्शक निर्णय करें कि इस देश का सबसे बड़ा झूठा कौन है। मोदी जी की इस रिपोर्ट में उन्होंने इस रिपोर्ट का पेज 19 जब आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 का पैरा बी पॉइंट 3, उन्होंने ये लिखकर कहा था मुख्यमंत्री मोदी ने। मैं वो आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो मुख्यमंत्री मोदी ने कहा। एनफोर्स एमएसपी, ये उनके दस्तखत की रिपोर्ट है। सिंस इंटरमीडिएट, क्योंकि अंग्रेजी में है तो मैं गुस्ताखी है, अंग्रेजी में पढ़ूंगा। सिंस इंटरमीडियरीज प्ले वाइटल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट and at times they have advanced contract with farmers in respect of all essential commodities. Now अब आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। We should protect farmers' interest by mandating through statutory provisions that no farmer trader transaction should be below MSP wherever prescribed. मुख्यमंत्री मोदी ने यह कहा कि कानून के अंदर एमएसपी की शर्त लिखना अनिवार्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, मोदी की बात क्यों नहीं मानते? आज भूल जाइए कांग्रेस को, भूल जाइए विपक्षी दलों को, यह तो आपकी लिखित रिपोर्ट है। आज मोदी की बात मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? यह राजनीतिक बेईमानी का सबूत इससे बड़ा कोई हो सकता है क्या?
ये उनकी रिपोर्ट है लिखी हुई। क्या इसका जवाब है आपके पास? इसका कोई जवाब है नहीं, ये उन्होंने खुद लिख कर दी। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि किसान को मैंने बिचौलियों से मुक्त कर दिया, अब किसान पूरे देश में अपनी फसल ले जाकर कहीं भी बेच सकता। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, बरगलाते हैं प्रधानमंत्री, भटकाते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि किसान आज भी अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। काश मोदी जी ने हल्का मूठ पकड़कर कभी खेती की होती तो उन्हें समझ आता। इस देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर साहब का इलेक्शन एफिडेविट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि मेरे पास 1 इंच भी कृषि भूमि नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने कभी खेती नहीं की, देश के कृषि मंत्री ने कभी खेती नहीं की, और हमको पढ़ा रहे हैं खेती का पाठ। कृषि सेंसस 2015-16 में लिखा है साथियों कि 86.2% किसान केवल 5 एकड़ भूमि से कम का मालिक है, और उसमें से 80% किसान मात्र 2 एकड़ भूमि का मालिक है। 2 एकड़ भूमि वाला किसान राजस्थान या हरियाणा से, गंगानगर से, हनुमानगढ़ से, कुरुक्षेत्र और करनाल और अंबाला से, जालंधर और अमृतसर से अपनी फसल ले जाकर कलकत्ता या मद्रास में कैसे बेचेगा? चाय पैदा करने वाला असम का किसान असम से लाकर दिल्ली में अपनी चाय कैसे बेचेगा? रबड़ पैदा करने वाला, नारियल पैदा करने वाला केरल का किसान केरल से दिल्ली लाकर या उत्तरी भारत लाकर या बंगाल जाकर अपनी फसल कैसे बेचेगा? ये असंभव है, क्योंकि 2 एकड़ 4 एकड़ वाला किसान तो 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर मंडी में नहीं जा सकता। उसके पास, आधों के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं। आप कह रहे हो तुम जाकर अमेरिका बेच के आओ 2 एकड़ वाले किसान को अपनी गेहूं। मोदी जी किसका बेवकूफ बना रहे हैं? असंभव बात है ये। इसलिए कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और सरकारी खरीद प्रणाली और मंडियों को खत्म मत करिए। और 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जो टीएस सिंह देव साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात इसमें जोड़ेंगे। यू कैन यूज दिस ऑल्सो इफ यू वांट। ट्राई एंड शिफ्ट थोड़ा करना। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, सम्माननीय गोविंद सिंह दोतसरा जी, सम्माननीय पवन खेड़ा जी, सम्माननीय अमर सिंह जी, सम्माननीय प्रताप सिंह जी, साथी भाई ताम्रध्वज साहू जी, उपस्थित सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया के सभी साथी, 2-3 बिंदुओं पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला, कृषि विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये जो 3 काले कानून लाए गए, ये शांता कुमार कमेटी, जिसका उद्देश्य एमएसपी को समाप्त करने का था, 80,000 से 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र शासन के बचाने का था, उसको लागू करने के लिए ये 3 कानून लाए गए। पहला, क्या ये सरकार देश के किसानों के हक से 80,000 से 1 लाख रुपए वापिस लेना चाहती है और पूंजीपतियों के हाथों में देना चाहती है? ये अंतर जो आएगा कृषि उपज के दामों का, भाव गिरेंगे तो ये पैसा कहां जाएगा? ये मूल प्रश्न है, और इसीलिए एमएसपी की अनिवार्यता की बात कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता रहा है और उस बात पे अडिग रहेगा। दूसरी बात, ठेका प्रथा को लागू करना। इन कानूनों से होगा क्या? यदि एमएसपी नहीं है तो कॉरपोरेट्स किसानों के साथ
समझौते करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, एक राशि तय करेंगे कि इस राशि में हम आपके उत्पाद को लेंगे। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा, और हमारा अनुभव क्या रहा है इन कॉरपोरेट्स के साथ, अंग्रेजी में बने हुए कानून मैं भी शायद ना पढ़ पाऊंगा ना समझ पाऊंगा। देश का सामान्य किसान क्या इन समझौतों को समझ भी पाएगा कि किस पे उनके हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। और दूसरा, गुजरात में क्या हुआ, एक कॉरपोरेट पेप्सिको ने किसानों के ऊपर केस कर दिया। प्रधानमंत्री जी के गुजरात में, पूर्व मुख्यमंत्री जी के गुजरात में, एमएसपी वाले मुख्यमंत्री जो अब प्रधानमंत्री के रूप में एमएसपी को नहीं पहचान रहे, उनके राज्य में आलू लेस के लिए, लेस चिप्स के लिए लोगों ने उत्पादन किया और उनको कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। ये होने वाला है इस कानून का। और जब दाम पक्के नहीं होते, हम लोगों ने अनेकों बार देखा है कि ये कंपनियां पीछे हट जाती हैं सामान लेने में जब भाव गिर जाते हैं। छत्तीसगढ़ का हमारा अनुभव है, किलोमीटर के किलोमीटर पे लोगों ने टमाटर बिछा दिए, क्योंकि फसल को, टमाटर को तोड़ने के लिए जो खर्चा लग रहा था वो दाम से कम हो गया था, और जिन लोगों ने अनुबंध किया था वो गायब हो गए थे, नदारद हो गए थे। ये देश के किसानों का भविष्य इन 3 काले कानूनों के माध्यम से करने की स्थिति बनाई जा रही है। और कृषि के उत्पादन की बात, क्या हम कभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि देश की सरकार सीधे मुनाफाखोरों को 1 रुपए का 2 रुपए में बेचने की छूट दे रही? 100 रुपए की चीज को दुगना जब तक नहीं होगा दाम, तब तक कोई भी बीच में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी पहले ही आपने कह दिया कि 100 रुपए की चीज 200 रुपए तक बेच लो, जब 201 की बात आएगी तब हम बीच में आएंगे। ये कानून देश के ऊपर थोपे जा रहे हैं। इन बातों को समझने की आवश्यकता है और इसका भरपूर विरोध करने की आवश्यकता है। राज्यों के अधिकार 7वीं अनुसूची में सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये सारी चीजों का उल्लेख है। और कृषि सीधे सीधे स्टेट लिस्ट की कंडिका 24 में राज्य के अधिकार में रेखांकित है। भारत के संविधान में उस कृषि को अंतरराज्यीय, जो स्टेट की सूची में दर्ज है, शायद धारा एंट्री 42 में, कि अंतरराज्यीय आप अलाउ कर सकते हैं कृषि उत्पाद को, जिसके लिए सुरजेवाला जी ने कहा कि कहीं रोकी नहीं है आज। उसकी आड़ में आप संविधान के फेडरल ढांचे पे सीधा आघात कर रहे हैं, जैसा आप जीएसटी में कर रहे हैं। आज सेस देने की बात पे आप पीछे हट रहे हैं। वही का वही एक तरह से प्रजातांत्रिक फासिस्टवाद का पुनः नमूना पेश करते हुए, यह भी हो सकता था, मैंने कभी नहीं सोचा था अपने जीवन में, पढ़ा लिखा, कॉलेज में थोड़ा जानकारी हासिल की, लेकिन प्रजातांत्रिक फासिस्टवाद हो सकता है, ये आज हम देख रहे हैं भारत में। और संघीय ढांचे की बुनियादी लिखित बातों के आगे जाकर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके कानूनों को बदल के नए कानून बना रही है, और ये कारण है कि इसका भरपूर विरोध हो। उस बात के लिए हम लोग भी उपस्थित हुए हैं। अपनी बातों को आपके सामने हम लोगों ने रखा है कि आपके माध्यम से सही जानकारी और सही चित्रण आम जनों तक जाए, राजस्थान के वासियों तक जाए, देश के वासियों तक जाए। धन्यवाद। We'll just take questions. I will just request. मैं प्रार्थना करूंगा, हालांकि मुझे मालूम है आपके सवाल बहुत हैं, मुख्यमंत्री जी के भी कार्यक्रम हैं। एफसीआई को जिन्होंने वर्षों तक लीड किया, वो हमारे सांसद भी हैं, गरीबों के प्रतिनिधि भी हैं, सरदार अमर सिंह जी, वो हमारे बीच में हैं। संक्षिप्त में वो अपनी बात जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजेवाला जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी साथियों। में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो, ये सरकार एक इंटरनेशनल एजेंडा के तहत चल रही है।
ये नेशनल एजेंडा नहीं है। मैं जब नौकरी में होता था तब भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, उसका वर्ल्ड बैंक का ये दबाव रहता था कि आप लोगों ने एग्रीकल्चर जो मार्केट है, और ये दोस्तों आप हैरान हो जाओगे अगर अपन सारी प्रोडक्शन का, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन का हिसाब थोड़ा लगाए तो ये 25 से 30 लाख करोड़ का धंधा है एनुअली, 25 से 30 लाख करोड़ का। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक ये तब से कहता आ रहा है जब मैं सरकारी नौकरी में होता था। वो कहते क्या है, इस मुल्क ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन किया, ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए किया था क्योंकि अपने यहाँ खाद्यान्न पैदा नहीं होता था, खाद्यान्न पैदा नहीं होता था उतना जितना मुल्क को चाहिए था। अगर आपको याद हो, शिप टू माउथ ये कंट्री का नाम पड़ा हुआ था। अमेरिका से PL 480 आती थी, फिर अपने यहाँ बढ़ता था। तो उस वक्त फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया 1965 में। उसके साथ ही व्यवस्था बनाई गई कि किसान जो पैदा करेगा उसका मिनिमम समर्थन मूल्य होगा, जिसको MSP कहते हैं। उसी के साथ क्योंकि गरीब जनता बहुत थी तो इसीलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो सस्ता अनाज गल्ला आप कहते हो, गरीबों को मिलता है, ये सारी व्यवस्था खड़ी गई। अब जो वर्ल्ड बैंक है और WTO है, वो क्या कह रहा कि ये जो आपकी व्यवस्था है, ये UPA के टाइम पे भी बहुत प्रेशर रहा। ये जो आपने फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया पैदा किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, एग्रीकल्चर सब्सिडी देते हो, फूड सब्सिडी देते हो, इसको कम करो, आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलो। सभी सरकारों पे हमेशा प्रेशर रहा है। UPA ने, कांग्रेस ने कभी ये कहना नहीं माना। ये मोदी जी जैसे ही 2014 में आए तो खेड़ा साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया, शांता कुमार कमेटी बनाई 2014 में, बनते प्रधानमंत्री, और वो कमेटी रेकमेंड क्या कर रही है, रेकमेंड कर रही है कि जो PDS है, जो सस्ता अनाज है, वो अभी अपने यहाँ 67% पॉपुलेशन को, 67% जनसंख्या को दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में बनाया था, सोनिया जी के, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। तो कह रहे हैं कि आप 67% से 40% करो, शांता कुमार जी की पहली रिकमेंडेशन। दूसरी, FCI को अनबंडल करो कि इसको तोड़ ताड़ दो। तीसरा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट कम करो, मतलब जो सरकारी खरीद है वो कम करो। चौथा, प्राइवेट सेक्टर को इस सेक्टर में बहुत लार्ज स्केल में एंट्री दो, ये शांता कुमार जी ने कहा। बड़ा विरोध हुआ तो थोड़े से ठंडे पड़ गए। फिर क्या होता है कि 2018 में प्रधानमंत्री जी तो हर चीज उनके नाम की चलती है, एक स्कीम निकाली PM आशा करके। PM आशा, वेबसाइट पे चले जाइए, PM आशा आ जाएगी। उसमें भी यही सारा कुछ था जो मैं पहले कह चुका हूं, वो 4 चीजें हटानी है। और अब ये ऑर्डिनेंस, कोविड चल रहा है, ऑर्डिनेंस लेके आ गए, और अब ये कानून, मंशा यही है किसी तरह FCI को तोड़ना, जो सरकारी खरीद है उसको कम करना, और मंडियों को खत्म करना। पहले डैमेज करेंगे और फिर जब मंडी नहीं बचेगी, MSP मिलेगा नहीं, कहे जा रहे हैं कि MSP देंगे, पर MSP मिलने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है। तो मंशा बहुत स्पष्ट है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। अंत ये रहेगा कि किसान सड़कों पे घूमेगा, मजदूर बनेगा, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर रहे हैं 5 से 10 साल उसकी जमीन लिखाई जा सकती है। पहले 2 साल अच्छा भाव देंगे, फिर कहेंगे घाटा पड़ गया भाई, मैं नहीं, और जमीन पे कब्जा भी नहीं देंगे। तो ये तो जो खेल कर रहे हैं
मोदी सरकार बहुत बड़ा कुठारघात है किसानों के खिलाफ, इस मुल्क के खिलाफ और गरीबों के खिलाफ। बस इतनी बात ही मैं कहना चाहता हूँ। कोई सवाल आप सबसे बड़ा सवाल ये है सॉरी आपकी आवाज मुझे सुनी नहीं क्योंकि बीच में पीछे से जिस वक्त लाए गए थे क्योंकि आम किसान को अब भी नहीं पता कि हो क्या गया। तो विपक्षी पार्टियों के नाते जो तमाम पार्टियों मतलब कांग्रेस आदरणीय मित्र, मैं आपकी बात से असहमत नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मोदी जी सत्ता में आए तो किसान की जमीन का उचित मुआवजा कानून जो राहुल गांधी जी ने भट्टा परसोल से संघर्ष शुरू किया और बनवाया था, उसे खत्म करने का अध्यादेश लाए। तब भी सबने कहा किसान को इसकी जानकारी नहीं, परंतु कांग्रेस पार्टी ने किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निर्णायक लड़ाई लड़ी और बने हुए कानून को निरस्त करके दिखवाया किसी तानाशाह मोदी सरकार से। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और हमारे सारे विपक्षी दल साथी आज सब लामबंद खड़े हैं। ये अब राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं, ये भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं, ये कौरव और पांडवों के बीच की धर्म युद्ध है। कौरव है मोदी सरकार, पांडव है किसान। कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है, अशोक गहलोत किसान के साथ खड़े हैं, गोविंद दोतासरा किसान के साथ खड़े हैं। अब निर्णय हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, हर राजनीतिक दल को करना पड़ेगा। अब इस धर्म कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में आपको फैसला लेना पड़ेगा, आप कौरवों के साथ हैं या पांडवों के साथ, क्योंकि 7 पुश्तों को भारतीय जनता पार्टी की किसान माफ नहीं करने वाला। मैं आपके पास आऊंगा। बहुत गंभीर बात बताने जा रही हूँ मैं। 22 तारीख के राष्ट्रदूत अखबार में कानाचंद जैन ने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि संविधान की 7वीं सूची जो है वो राज्य सरकारों की पर्व्यू में आता है, इसमें संसद का कोई दखल हो ही नहीं सकता। तो ये जो कानून बनाया है ये राज्य सरकार की पर्व्यू में आता है। ये आप ध्यान से मैडम, हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं और आपने टीएस सिंह देव जी की बात को सुना होगा। जी, आपने शायद उनकी बात नहीं सुनी और आप हमारा प्रेस रिलीज देखेंगी तो उसमें भी लिखा है ये संघीय ढांचे पर हमला है। संविधान के अंदर ये अधिकार प्रांतीय सरकारों का है, केंद्र सरकार उस पर कानून नहीं बना सकती। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा में उनके पास बहुमत है और कई प्रांतों में उनकी और उनके मित्र दलों की सरकारें हैं, 16-17 प्रांतों के अंदर, और वो उसका फायदा उठाकर देश के संविधान को पांव तले रौंद रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया को की हत्या कर रहे हैं और संसद को अपना बंधक बना लिया है। हम इसकी लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेंगे, इसीलिए हम आप पहले चरण में आपके बीच उपस्थित हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथी मुख्यमंत्रीगण और कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षगण अब राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे हर प्रांत में। 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, जब महात्मा गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, हर विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। 10 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर एक जगह हम कहीं भी चुनकर एक सम्मेलन करेंगे किसानों का, और 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इन कानूनों के विरोध में कांग्रेस पार्टी के साथी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर 2 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठे करेंगे, दस्तखत, जो 14 नवंबर को श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी
देश के राष्ट्रपति को देंगे। ये सारी संघर्ष का खाका हमने तैयार कर लिया है। ना हम संघीय ढांचे पर हमला मंजूर करेंगे और ना देश के खेत और खलिहान पर। ये एक स्वांग, ढोंग और प्रपंच है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और किसान संगठन जो भाजपा से जुड़े हैं, वो राजनीतिक बेईमानी से, ढोंग और प्रपंच से, स्वांग और धोखे से इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो आकर किसान और कांग्रेस के साथ खड़े होने का साहस दिखाएं। मैं उनको चुनौती देता हूं और भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले। नहीं तो ये ढोंग, प्रपंच, स्वांग, धोखा ये बंद करेंगे ड्रामा। ये कहना है मंडियों का, जो मंडियां हैं उनका कहना है कि इस कानून से हमें कोई ज्यादा एतराज नहीं है, क्योंकि हम जो टैक्स है वो आपको नहीं देंगे। सरकार जो मंडी से टैक्स ले रही है वो टैक्स हम आपको नहीं देंगे। उस टैक्स को हटा दो तो बाहर की प्रतिस्पर्धा और हमारी प्रतिस्पर्धा बराबर की हो जाएगी। इस पर आप बताएं। आदरणीय साथी, ये एक भ्रम जाल है जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। मैंने, अगर आपने ध्यान से सुना, तो एक सवाल पूछा था। मंडी, सब्जी मंडी या अनाज मंडी इसलिए जरूरी है कि आधा एकड़ का किसान, 1 एकड़ का किसान, भूमिहीन किसान जो पट्टे पर लेकर जमीन जोतता है, मजदूर, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोग जो 1-1, 2-2 एकड़ पट्टे पर लेकर जमीन जोतते हैं, जब वो मंडी में जाते हैं तो सामूहिक संगठन के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की डिक्लेरेशन के आधार पर उनको वहां फसल की कीमत मिल जाती है। जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी कौन देगा, कहां देगा और कैसे देगा, इसका सवाल जवाब मोदी जी देते नहीं। आप मोरों को दाना चुगाते हुए दिल्ली में एमएसपी तो घोषित कर सकते हैं, पर मोरों को दाना चुगाकर 15.5 करोड़ किसानों, भाग्य विधाता, अन्नदाता के खेत में एमएसपी नहीं दे सकते, क्योंकि एफसीआई 15.5 करोड़ किसानों के खेत में कैसे जाएगी। आखिर में जो 2, 3 या 4 बड़ी कंपनियां आएंगी, जैसा अमर सिंह जी ने कहा, साहू साहब ने इससे पहले कहा था, आदरणीय गहलोत साहब ने कहा, टीएस सिंहदेव जी ने कहा, जो 4 कंपनियां आएंगी वो किसान की मेहनत औने पौने दामों पर खरीद ले जाएंगे। धन्यवाद। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई निर्णायक है, ये लड़ाई आर पार की है। इस देश का 62 करोड़ किसान और मजदूर भारतीय जनता पार्टी की 7 पुश्तों को माफ नहीं करेगा, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। और जिस दिन 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से दिल्ली में भी राजस्थान की तरह कांग्रेस का परचम फहराया जाएगा, हम इन काले कानूनों को फाड़ कर फेंक देंगे। धन्यवाद। एक मिनट। साहू साहब का और खेड़ा साहब का और तमाम लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं किसान वाले पे ही कहना चाह रहा था, अलग से बात कर लेंगे। धन्यवाद।